सो लास्ट टर्न पे हमने बच्चों पढ़ा था दैट इज ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। और ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल पे हमने ये कहा था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और कोई एडवर्स इफेक्ट डाल के इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, कोई एडवर्स इफेक्ट डाला और ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, तो इक्विलिब्रियम को दोबारा स्टैब्लिश होने के लिए जो भी एफर्ट्स लगेंगी उसमें या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगी या बैकवर्ड। तो डिस्टर्ब होने के बाद रीस्टैब्लिशमेंट पे या तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाता है या रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाता है, तो इट डिपेंड्स। और इस चीज को हम पढ़ते हैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल से। और यहाँ जो एडवर्स इफेक्ट है वो बेसिकली हमारे चार हो सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर का देख सकते हैं, प्रेशर का देख सकते हैं, कंसंट्रेशन का देख सकते हैं, या इनर्ट गैस का देख सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और इनर्ट गैस। ओके, तो हमने कल होपफुली कंसंट्रेशन का एडवर्स इफेक्ट देखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाता है, या हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। या हमने दूसरा पॉइंट ये देखा था कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कोई इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाए तो उसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा। सेकंड फैक्टर हमने देखा था कल टेम्परेचर। फिर हमने उसमें कहा था कि दो तरह की रिएक्शन होती हैं बच्चों, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होती हैं। तो विद राइज इन टेम्परेचर जो भी बेटा एंडोथर्मिक डायरेक्शन होगा वो फास्ट चलता है या उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। यहाँ दो डायरेक्शन है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। अकॉर्डिंग टू लैप्लॉस लवाइसर लॉ कोई एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक होगा, दूसरा डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो जो भी एंडोथर्मिक होगा, आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक की स्पीड बढ़ानी हो तो टेम्परेचर कम करेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल इक्विलिब्रिया लिए थे और कुछ केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रिया जैसे आइस वाटर लिया होगा, या फिजिकल इक्विलिब्रिया में हमने लिया होगा तो बेसिकली वाटर लिक्विड, वाटर वेपर लिया होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रिया हैं जिनका हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, ये वाला डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, यानी बर्फ पानी में चेंज हो जाएगी और पानी वेपर में चेंज हो जाएगा। उल्टा कर लो, टेम्परेचर कम करोगे तो इक्वेशन पीछे आ जाएगी, और अगर इक्वेशन पीछे आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आइस बनने लगेगी या वाटर लिक्विड बनने लगेगा। केमिकल इक्विलिब्रिया कैसे होते हैं, हमने कोई इक्वेशन देख ली जैसे N2 + 3H2 = 2 NH3। अब हमें मालूम है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अगर ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा, क्योंकि पिछला डायरेक्शन एंडो हो गया ना बेटा। अगर ये डायरेक्शन एक्सो है तो पिछला एंडो हो गया, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे वहां जाएगा, टेम्परेचर कम करने पे इसमें। हमने गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड भी देखी थी कल। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जाते हैं सोल्यूशन बनता है, और टेम्परेचर अगर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और शायद एंडिंग भी हमने यहीं से की थी कि फिशेस जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट या एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन रादर देन समर, because the solubility of gas is more in cold water than hot water. Oxygen is more available in the pool or whatever the conditions in aquatic condition. तो ये हो गया दो इफेक्ट। अब अगला इफेक्ट है हमारा प्रेशर का। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? वैसे एक कॉमन सेंस की बात है भैया, कंसंट्रेशन और प्रेशर एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं गैसेस को अगर सोचें तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप कह सकते हो गैसेस के केस में प्रेशर भी बढ़ रहा है। बट यहां देखिए ध्यान से बच्चों, यहां का क्या पॉइंट है कि ये एक केमिकल इक्विलिब्रिया है। तो पहले मैं आपको इंपैक्ट बता दे रहा हूं। विद राइज इन प्रेशर, with rise in pressure equilibrium shifts, ये शिफ्ट करता है where moles or volume is less, moles or volume is less। अब एक आप
कॉमन सेंस से आप समझ चुके होंगे ये हमने क्या लिखा है। ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात करना, जैसे सबसे पहले जनरल कॉमन सेंस, ये लिक्विड रखा है, ये ऊपर उसकी वेपर्स है, और यहां मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, और मैं कह रहा हूं पिस्टन को मैंने इनवर्ट की ओर भेजा। तो अगर मैं पिस्टन को नीचे की तरफ भेजूंगा, इन्वर्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी गैस के पार्टिकल आपस में ज्यादा टकराएंगे। बेटा अगर ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा लिक्विफाई हो जाएंगे, दैट इज ये जो गैस है ये लिक्विड में चेंज होने लगेगी। तो जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये गैस लिक्विड में चेंज होने लगी, यानी ये इक्विलिब्रियम आगे चला गया। तो प्रेशर बढ़ाने पे गैस लिक्विड में चेंज क्यों हुई? बेटा एक कॉमन सेंस लगाओ, प्रेशर जब बढ़ेगा तो चीजें पास में आएंगी। ये देखिए इस डायग्राम को, तो चीजें अगर ये पास में आएंगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना भाई, इसीलिए प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो चीजें टकराती हैं, जुड़ती जाती हैं और कम में चेंज हो जाती हैं। फिर से सोच के देखो, ये अगर मैं कह रहा हूं PCl3 है और ये Cl2 से मिले तो ये बनता है PCl5 जुड़ने के बाद। तो जो ऊपर बात लिखी गई है ना मोल्स, वो स्टोशियोमेट्री के हैं। जैसे यहाँ एक और एक दो स्टोशियोमेट्रिक यानी बैलेंसिंग के मोल थे और बाद में ये एक बना, तो ये दो मोल्स जुड़ने के बाद एक मोल बन रहा है। इज इट क्लियर? यानी पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो मोल्स के एडिशन से पार्टिकल्स कम होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात यहाँ आपसे अगर करूं कि इस कंटेनर में PCl3 है और Cl2 भी है और PCl5 भी मौजूद है, तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये आपस में ज्यादा टकराएंगे, और जब ज्यादा टकराएंगे तो जुड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, और अगर बेटा जुड़ने की संभावना रहेगी तो यही बनेगा, इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पे यहाँ चला गया। तो हम पहले आइडियल बात करें या मोल्स की बात करें, तो जहां पे भी मोल्स लेस होंगे यानी डिक्रीजिंग कंडीशन दिखेगी, इक्विलिब्रियम आप उस तरफ चेंज करेंगे। मतलब अगर हम एसोसिएशन रिएक्शंस की बात करते हैं, इन जनरल एसोसिएशन रिएक्शंस क्या हो गई, जैसे N2 + 3H2 ये जुड़ गया और ये बन गया ट्वाइस अमोनिया, तो ये एसोसिएट हो गए। तो शुरू में 1 और 3 यानी 4 जुड़े थे और बाद में बेटा 2 बन रहे हैं यानी कम हो रहे हैं। तो इस एसोसिएशन रिएक्शन में पार्टिकल्स कम होते हैं इन जनरल। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि PCl3 का ही था, PCl3 और Cl2 मिले PCl5 बना, तो यहाँ पे भी पार्टिकल कम हो गए। NO2 के 2 मॉलिक्यूल मिले N2O4 बना, यहाँ पे भी पार्टिकल कम हो गए। तो इन सबको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन नंबर ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एन जनरली लिखा जाता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर बेटा प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है यानी डेल्टा एन काहे में आया? नेगेटिव में। तो जब भी डेल्टा एन नेगेटिव में आएगा यानी प्रोडक्ट कम होंगे, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां मोल्स कम है, इसलिए इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए वाइस वर्सा, कि अगर प्रोडक्ट के पार्टिकल ज्यादा हैं यानी रिएक्टेंट कम है, समझ में आया? तो ये जो डेल्टा एन है ये पॉजिटिव आने लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। और अब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम बेटा पीछे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कम कौन है? जो कम है इक्विलिब्रियम उधर ही जाता है। और इसकी एक तीसरी कंडीशन भी है बच्चों, जहां पे डेल्टा एन 0 हो जाता है, यानी ये इक्वेशन है H2 + Cl2 = ट्वाइस HCl। तो यहाँ है तो वैसे भी ये भी एसोसिएशन ही हो रहा है, बट बैलेंसिंग के हिसाब से डेल्टा एन 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है बच्चों तो डेल्टा एन इज 0। तो यहाँ डेल्टा एन जो होगा वो डेल्टा एन 0 हो जाएगा। डेल्टा एन भाई, डेल्टा एन इज 0। इज इट क्लियर? और अगर डेल्टा एन एच और आई के रिएक्शन में भी यही होगा। बेटा एक सेकेंड, डेल्टा एन 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब भी मतलब कोई एक इक्वेशन नहीं, कोई भी अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख रही है जहां ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे बेटा गैसेस को ही देखेंगे, तो आप ये जरूर देख लेना यहाँ तीनों चीजें गैसेस में लिखी हूं। तो जैसे अभी एक किसी बच्चे ने शायद आयोडीन के लिए पूछा,
तो अगर आयोडीन में शुरू में ये लिखा है H2 गैस, आयोडीन गैस, या और भी कुछ बोला आपने, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है पहले मैं वो बता रहा हूँ, ये गैस है। तो सिर्फ गैसेस का ही इम्पैक्ट होता है या प्रेशर का इम्पैक्ट गैसेस के लिए ही मेनली माना जाता है। तो अगर सब पे नीचे सबस्क्रिप्ट में गैसेस लिखा है बेटा, तो आपका आंसर सबके लिए सेम आएगा, यानी डेल्टा एन 0 है तो आप कहेंगे नो इफेक्ट। तो यहां से यहां तक की अगर कहानी आपको समझ में आई, तो किसी भी रिएक्शन जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर बराबर हो गया हो, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट का नंबर, तो उनका डेल्टा एन 0 माना जाएगा और उसके प्रेशर का नो इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। प्रेशर के लिए प्रेशर का पहला पॉइंट आया, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां मोल्स कम हो, तो पहले मोल्स कम हो, या फिर इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां वॉल्यूम कम हो। एक एक करके बात करेंगे। पहले मोल्स कम की बात क्या क्या थी। तो बेटा मोल्स कम में हमने आपको बताया कि हो सकता है डेल्टा एन इज लेस देन 0 हो। डेल्टा एन होता क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और अगर ये लेस देन 0 है मतलब ये नेगेटिव है। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है बेटा, ज्यादा, और प्रोडक्ट क्या है, कम। जो चीज कम है हम उस तरफ इक्विलिब्रियम भेजेंगे जहां मोल्स कम है, तो विद राइज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। और अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो भैया रिएक्टेंट कम है, ये कम है तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम पीछे रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। और अगर डेल्टा एन 0 है तो प्रेशर बढ़ाने पर नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम कहीं नहीं जाएगा, दोनों तरफ से कहीं नहीं जाएगा। और जहां तक वॉल्यूम की बात है, ये बड़ा सरल सा है कि अगर उन्होंने ये कहा एक गैस है, उसे हम लिक्विड में घोल रहे हैं और ये सोल्यूशन बना रहे हैं, गैस लिक्विड में घोल के सोल्यूशन बना, तो एक बारी प्रैक्टिकल समझ लीजिएगा। ये एक लिक्विड कंटेनर है, इतनी गैस, इतना लिक्विड था, और ये गैस के पार्टिकल हैं जो दूर दूर है, इन्हें इनके अंदर घोलना है, और घोलने के बाद ऑब्वियसली लिक्विड का कोई वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, ना के बराबर, लेकिन जो गैस इतने एरिया या इतने वॉल्यूम में थी वो अब घट के इतनी जगह में आ गई है। तो गैस को जब हम लिक्विड में घोल के सोल्यूशन बनाते हैं तो बाद का वॉल्यूम कम हो जाता है। बाद में बेटा जो गैस बहुत दूर दूर थी उसके पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं, अर्थात वॉल्यूम कम हो गया। अब आपको ये समझना है, प्रेशर बढ़ाने में इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे आगे आया, यानी गैस लिक्विड में घुल जाएगी। और यही रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को ऊपर एयर टाइट या टाइटली बंद करके रखा जाता है, क्योंकि उन बॉटल्स में जो गैसेस हैं वो अंडर हाई प्रेशर एक तरीके से डिसॉल्व की गई है। जैसे ही बॉटल ओपन करते हैं एक नॉइज आती है, पप साउंड आती है, बिकॉज वो गैस जो अंदर डिसॉल्व थी वो बाहर निकलती है विद हाई प्रेशर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है। इज इट क्लियर कि गैस कभी भी किसी लिक्विड में घोली जाएगी तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बट कई बार ना टीचर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल फ्रेम करते हैं और ये देखने के लिए कि आपने रटा तो नहीं है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जैसे हमने ये फ्रेम कर दिया कि गैस डिसॉल्व्स इन लिक्विड, कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है बाय इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम। मान लेते हैं कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुई और बाद का वॉल्यूम बढ़ गया बाय इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम, जो संभव नहीं है फिलहाल, लेकिन हमने मान लिया एक गैस लिक्विड में घुल गई और उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, टोटल वॉल्यूम बाद का बढ़ गया है शुरू से। सो द विद राइज इन प्रेशर, द solubility of gas increase decrease no effect। तो भैया अब हम ये कह रहे हैं जब गैस वहां घुली तो बाद का वॉल्यूम बढ़ गया। अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर बाद का वॉल्यूम बढ़ गया है तो भैया प्रेशर बढ़ाने पे तो वहां जाएंगे जहां वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इस समय ये वापस बैकवर्ड चला जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल है, इट इज नॉट पॉसिबल। बस ये चेक करने के लिए है कि आपने कंसेप्ट समझा है या सिर्फ रटा है।
ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आपको ये समझ में आ गया हो कि प्रेशर बढ़ाने पे चीजें कहाँ जाती हैं, जहां मोल्स या तो कम हो या फिर वॉल्यूम कम हो। अब बच्चों इसके एक दो और कॉन्सिक्वेंसेज हैं जरा फिजिकल इक्विलिब्रियम के, वो ध्यान से देखिए। पहला तो बड़ा सरल बता रहा हूं, ये वाटर लिक्विड है और ये वाटर वेपर है, ठीक है। बहुत सरलता से कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। आई होप सो आप बता लें, इक्विलिब्रियम जो मैंने लिखा है वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड तो विद राइजिंग बैकवर्ड। प्रेशर। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड इसलिए बैकवर्ड। गया, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ मोर वॉल्यूम था, गैस का वॉल्यूम मोर होता है और लिक्विड का लेस वॉल्यूम है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे पीछे आ गया। अब जरा बच्चों ध्यान से सुनना, हम मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को कि अगर प्रेशर बढ़ाने से ये पीछे आ गया तो इसे दोबारा वहां भेजने में और एनर्जी लगेगी, और अगर इसे आगे भेजने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ का बढ़ गया, या ये कहना चाहते हैं प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो बच्चे नॉलेज वाले हैं या जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर ठीक से पढ़ा है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उन्हें याद भी आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता था। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में बराबर होते थे तब कहते थे बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो अगर आपने बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया है तो भैया अब ज्यादा वेपर चाहिए इसका मुकाबला करने के लिए, और अगर ज्यादा वेपर चाहिए तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। फिलहाल सरल भाषा में यहाँ कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये वेपर कम हो गई, और वेपर अगर कम हो गई तो दोबारा उतनी वेपर यानी वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए अब हमें बहुत हीट करना पड़ेगा या पहले से ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इज इट क्लियर? एक बारी मैं सरल भाषा में फिर बताऊं कि यहाँ मान लीजिए ये जो वाटर की वेपर है, ठीक है, इनकी वजह से वेपर प्रेशर आएगा, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है, तो हमें वाटर को 100 डिग्री तक हीट करना पड़ रहा था इतनी वेपर लाने के लिए। यानी जब इतनी वेपर आ जाएंगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इन वेपर्स का प्रेशर आ जाएगा और ये चीज बॉयल हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने बाहर का प्रेशर 760 से बढ़ा के 770 कर दिया है तो भैया अब पहले से ज्यादा वेपर चाहिए, और अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया है तो ये इक्विलिब्रियम भी पीछे जा चुका है, और जब ये इक्विलिब्रियम पीछे जा चुका है तो 770 वेपर लाने में पहले से ज्यादा दम लगेगी। 100 डिग्री पे अब 760 भी वेपर नहीं होंगी और कम हो जाएंगी। फिलहाल 101, 102 व्हाटएवर किसी एक हाई टेम्परेचर पे ही इतनी वेपर आ पाएंगी, और इसलिए जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। सेकंड है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिखा है आइस, बहुत ध्यान से, और साथ में लिखा है वाटर लिक्विड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चा देता है। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां वॉल्यूम कम होता है, जब फिजिकल इक्विलिब्रियम हो। तो बताइए भैया कहां जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर? So backwards. So backward. फॉरवर्ड। चलिए अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आइस वैसे तो सॉलिड है, बट आइस का मोर वॉल्यूम होता है और वाटर लिक्विड का लेस वॉल्यूम होता है। आपको सिंपल एग्जांपल से अगर बताऊं तो पानी के ऊपर बर्फ तैरती है, तो अगर पानी के ऊपर बर्फ तैर रही है, इफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर लिक्विड, दैट मींस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर लिक्विड, और अगर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है उतने ही मास का। तो बच्चों आइस का मोर वॉल्यूम होता है जबकि ये सॉलिड है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं सॉलिड का वॉल्यूम कम होना चाहिए, लिक्विड का ज्यादा। आइस में एयर केजेस होती हैं और उन एयर केजेस की वजह से सॉलिड का वॉल्यूम यहाँ ज्यादा हो गया और डेंसिटी कम। अब बेटा एक बच्चे ने जो कहा था वो आंसर सही है कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां वॉल्यूम कम हो, यानी ये यहां चला गया। अब अगर आपके समझ में आ गया तो मैं जल्दी से बोल दूं कि वाटर या आइस वाले केस में जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा।
काय कम हो जाएगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर पिछले वाले इक्विलिब्रियम में हमें वेपर बनानी थी, लेकिन वो पीछे चला गया था, तो दोबारा यहां लाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें आइस को मेल्ट करना है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये इक्विलिब्रियम अपने आप ही आगे जा रहा है, अपने आप ही आगे जा रहा है, यानी आसानी से मेल्ट हो रहा है। इसका अपने आप मतलब आ रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर पहले से आसानी से चीजें मेल्ट हो जाएंगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो विद राइज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, बेटा ये ध्यान रखना, ये जनरलाइज नहीं है, आइस वाटर इक्विलिब्रिया के लिए है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वाटर इक्विलिब्रिया डिक्रीजेस। लेकिन आइस की जगह कोई और सॉलिड ले लेते हैं, जैसे मैंने ये सल्फर सॉलिड ले लिया और बेटा ये सल्फर लिक्विड ले लिया, तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए कि जनरल क्वेश्चन है, सॉलिड का लेस वॉल्यूम होता है, लिक्विड का मोर वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो आई होप सो बच्चों आपको पता लग गया हो, प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम पीछे आ Backward जाएगा, direction. क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, लेस वॉल्यूम की तरफ आएगा, और इसलिए इससे मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट इंक्रीज होगा। बढ़ जाएगा। वेरी गुड बेटा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है आइस का। तो जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो हम जनरली ये लिखते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑलवेज, प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम लिख रहे हैं इंक्रीज तो हम लिखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेप्ट आइस या वाटर Ice के, water. ठीक है, आइस वाटर इक्विलिब्रियम को छोड़ के, या ऐसा कोई भी जगह है। पता है वो लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते समय, वो कहते हैं बच्चे ने रटा तो नहीं है, समझा हुआ है, तो वो कर देते हैं आइस वाटर की जगह डेंसिटी दे देते हैं, कहते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड फॉर्म इज लेस देन लिक्विड फॉर्म। तो वहां ये समझना होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज मोर, More. डेंसिटी वॉल्यूम इनवर्सली है। तो यहाँ सॉलिड का वॉल्यूम मोर हो गया, लिक्विड का कम, तो यहाँ से एकदम जज हो जाएगा कि आप रट के तो नहीं बैठे हो, तो वहां से क्वेश्चन करने होते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर एक था फिजिकल, एक था सॉरी केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया में आप सीधा सीधा बैलेंसिंग के मोल्स देखते हो, और प्रेशर बढ़ाने पे दूसरा था फिजिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया में आप मोल्स नहीं वॉल्यूम को सर्च करते हो। इज इट क्लियर? तो एक बारी आप फिर से देखेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर कैसे हो रहा है। एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है कि आपको कितना समझ में आया है। बेटा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है और उसमें उस रिएक्शन में, बेटा मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में 6 मोल्स हैं N2 के, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे वो रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम पे 6 मोल N2 के हैं, 5 मोल्स हैं उसमें O2 के, एंड 10 मोल्स हैं NO के, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपको बताएंगे अभी क्या है। 6 मोल N2 है, 5 मोल O2 है, 10 मोल आपके पास है, दैट इज NO। मैं दोबारा लिख देता हूं, एक रिएक्शन है जिसमें 6 मोल्स हैं N2 के, 5 मोल्स हैं O2 के, एंड 10 मोल्स हैं NO के एट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये है, विद राइज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? आपके ऑप्शन है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड, दूसरा ऑप्शन है बैकवर्ड, तीसरा ऑप्शन है नो इफेक्ट, और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, ऐसे करके, ठीक है। फिलहाल अब इक्वेशन है N2 और O2 वाली, N2 plus O2 equal to twice NO। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर फॉरवर्ड जाइए। फॉरवर्ड, एक बच्चे का आंसर आया अभी तक खाली। फॉरवर्ड। Forward. फॉरवर्ड, और कोई बच्चा? सर बैकवर्ड जाइए। बैकवर्ड, और कोई? सर बैकवर्ड। तो अब आपका आंसर है नो इफेक्ट। इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था तुम्हें, तुम लोग यार समझोगे नहीं। देखो भैया,
ये तुम तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई में लड़े हुए हो। ये हमने आज पढ़ाया था, और हमने ये जो आज पढ़ाया था उसमें सबसे पहले कहा था डेल्टा एन, और देखिए पीछे से डेल्टा एन में बैलेंसिंग के मोल्स होते हैं, यानी स्टोशियोमेट्री होती है, बैलेंसिंग, और H2 प्लस Cl2 H2 प्लस I2, एक आध बच्चे ने उसमें पूछा भी था। तो यहाँ पर अब आपको अगर दिख गया हो तो मैंने बहुत देर में इक्वेशन लिखी थी, लेकिन लिखी थी, और बहुत देर में ये इक्वेशन लिखी थी, और इसकी बैलेंसिंग में ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, यानी बैलेंसिंग के हिसाब से नो इफेक्ट। अच्छा, तो तुम परेशान कहाँ हो गए, तुम कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए? अरे तुम एक्चुअल पे चले गए, एक्चुअली कौन कितना प्रेजेंट है। चलिए मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में आपसे आंसर क्यों गलत हुआ। ये देखिए बेटा, ये सॉरी, ये देखो बच्चों, N2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस NO है। जरा ध्यान से समझना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? N2 के एक्टिव मास मल्टीप्लाइड बाई O2 के एक्टिव मास पे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? NO के एक्टिव मास के स्क्वायर। अब मैंने कहा मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो प्रेशर मैंने डबल कर दिया, तो जो भी इसकी वैल्यू है वो डबल हो गई, चाहे वो 5 है चाहे वो 6 है, इससे मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू x थी, वो डबल हो गई। इसकी वैल्यू जो भी थी वो भी डबल हो गई, कोई जरूरी थोड़ी बराबर हो। और ये जो नीचे लिखे हैं इनकी वैल्यू z थी, ये भी डबल हो गई, और डबल के साथ स्क्वायर भी हो गई। तो ये डबल 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 का स्क्वायर भी डबल, ये भी कट गया। तो जो आंसर पहले आ रहा था वही अब आएगा, यानी इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब। यानी आपको क्या समझाया जा रहा है कि एक्चुअल मोल्स यहां नहीं देखने हैं मेरे बच्चे। यहाँ क्या देखना है आपको? यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोशियोमेट्री का डेल्टा एन निकालना है। यहाँ स्टोशियोमेट्री का डेल्टा एन निकालना था, जबकि आपने एक्चुअल मोल्स का डेल्टा एन निकाल दिया, इसलिए आपका जवाब, ये जवाब गलत है। समझ में आयो? बोलो बेटा, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, आई होप सो। अब अगली बार आपसे ये गलती ना हो। ये क्या हो गया? का होगी, का होगो, का होगो, का होगो, पता नहीं का होगो। चलो नेक्स्ट। एक सेकेंड। तो बेटा ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया है, प्रेशर हो गया है, और मोल्स यानी कंसंट्रेशन भी हो गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा? विद राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव लिखा है। ठीक, और प्रेशर में क्या पढ़ा कि विद राइज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर मोल्स आर लेस और वॉल्यूम इज लेस। जरा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा? दैट इज कंसंट्रेशन, कि रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड। वैसे ये तीन ही आपके यहाँ ज्यादा आते हैं। मैं आपको एक चौथा और बता देता हूं, वैसे वो कम पूछा जाता है लेकिन कंपटीशन का फेवरेट है। दैट इज एडिंग इनर्ट गैस। ये आपके लेवल पे तो नहीं पूछेगा कोई, मुझे मालूम है। एडिंग इनर्ट गैस, कि इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एट आइदर डेल्टा n0 और डेल्टा v0 नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भैया नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस भैया किसी से रिएक्ट थोड़ी करती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, और इसलिए इनर्ट गैस डालने का कोई असर नहीं होता अगर दोनों तरफ के मोल्स बराबर है। बेटा मोल्स बराबर होने से क्या होगा? कॉमन सेंस, कि अगर जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन इससे पहले किया था कि एक तरफ चीजें 4 गुनी हुई हैं तो दूसरी तरफ भी 4 गुनी हो गई। तो अगर मोल्स बराबर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनर्ट गैस ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, इसके लिए कई बार वो कह देगा आपसे इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो अगर एग्जामिनर ने आपको ये कह दिया है इन ए क्लोज्ड कंटेनर
तब भी आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस का नो इफेक्ट है। तो इनर्ट गैस कब इफेक्ट करती है? तो बच्चों इसका आंसर है इनर्ट गैस इफेक्ट्स At constant pressure. वेरी गुड, ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। एक तो कांस्टेंट प्रेशर हो एंड डेल्टा एन शुड नॉट बी जीरो। वेरी गुड, ये तभी इफेक्ट करेगी जब बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो और दोनों तरफ के मोल्स अलग हो। मतलब अगर बैलेंसिंग इसकी है तो बेटा इनर्ट गैस इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर ये है N2O4 से ट्वाइस NO2 तो इनर्ट गैस इफेक्ट करेगी। तो यहाँ इनर्ट गैस इफेक्ट कर सकती है या करती है जब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करें। और विद राइज यहाँ पे हम कहेंगे ऑन एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। बेटा जरा ध्यान रखना है इस पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर मोल्स आर मोर। बेटा प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जैसे ही हमने इनर्ट गैस ऐड की है तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जहां ज्यादा पार्टिकल्स हैं उनका ज्यादा कम हो जाएगा, और जब उनका प्रेशर ज्यादा कम हो जाएगा तो उसी तरफ आ जाएगी। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं, ये आखिरी पॉइंट देर में थोड़ा समझ में आएगा, कोई बात नहीं आ जाएगा। लेकिन ये लिखा है मैंने PCl3 Cl2 gives you PCl5। आपको मालूम है ना कि हमें यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए प्रेशर के हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो केपी के फॉर्मूले में पार्शियल प्रेशर लगाने पड़ेंगे। पार्शियल प्रेशर इसका डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर बाकियों का, तो हमें यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना होता है। बेटा पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? तो पार्शियल प्रेशर अगर आप PCl3 का या किसी का भी निकालना चाहते हैं तो उसके मोल्स ऊपर रखते हैं, टोटल मोल्स नीचे रखते हैं और टोटल प्रेशर रखते हैं या इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो पहला पॉइंट हम यहाँ कह रहे हैं क्या, इनर्ट गैस आएगी तो किसी गैस के मोल चेंज होंगे? इनके मोल्स क्या चेंज होंगे? कदापि नहीं, इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो इनर्ट गैस आने पे टोटल प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अब बच्चों समझो इस बात पे कि इनर्ट गैस आने पे खाली बदला कौन? टोटल मोल्स बदल गए। जैसे ही इनर्ट गैस अंदर आई तो टोटल मोल्स बढ़ गए, और टोटल मोल्स बढ़ने की वजह से हर सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ रिएक्टेंट में दो चीजें हैं, इसका भी पार्शियल प्रेशर कम हुआ, इसका भी कम हुआ। मान लो आधा हुआ तो इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया, और इसका भी आधा हुआ है। लेकिन यहाँ आधा इंटू आधा यानी ओवरऑल 1/4 हो गया, और यहाँ सिर्फ आधा हुआ, तो कमी यहाँ ज्यादा आई, और इस कमी को पूरा करने के लिए इधर आना पड़ेगा। फिर से सुने, इक्विलिब्रियम अगर है और इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस डाली गई है तो इनर्ट गैस सिर्फ और सिर्फ तब असर करेगी जब डेल्टा एन जीरो ना हो। तो पहले देख लेना दोनों तरफ के मोल्स अलग अलग हो, मतलब जो जोड़ें तो प्लस या माइनस में आंसर आ रहा हो, फिलहाल दोनों तरफ के मोल्स का अंतर जीरो नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर लिखा हो। तो कई बच्चे जल्दबाजी में ये गलती मत करें कि वो प्रेशर शब्द देखते ही कहते हैं ना प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां मोल्स कम होते हैं। वो प्रेशर बढ़ाने पे था मेरे भाई, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे ही अंदर इनर्ट गैस आएगी तो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से इनका एक्टिव मास कम हो जाता है। तो जहां जितने ज्यादा टर्म्स हैं उतना ज्यादा कम हो गया, और उस कमी को पूरा करने के लिए इक्विलिब्रियम वहां चला गया। देयरफॉर ऑन एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। इक्विलिब्रियम बेटा कहां चला जाता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर मोल्स आर मोर। यहाँ पे जहां पे भी पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां इक्विलिब्रियम चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको चैप्टर में समझ में आया हो तो पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल किसे कहते हैं, इसका अंतर जानते होंगे। हम एक्टिव मास किसे कहते हैं ये पता हो, लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं ये पता हो। इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेज, इस चैप्टर में ये आता है। फिर इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद बेटा फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रिया आ गए, ठीक है। ये कैरेक्टर क्या है इक्विलिब्रियम स्टेज के, कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज, डेल्टा एन जीरो, डेल्टा एस जीरो,
कैटलिस्ट, ये सारे कैरेक्टर आ गए। फिर हमने कहा भाई चल न्यूमेरिकल सीख ले, तो केपी केसी के न्यूमेरिकल सीखे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ हमने एक वर्ड पढ़ लिया क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, केपी केसी किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले पढ़ा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो पढ़ा, और उसके न्यूमेरिकल पढ़े। और इस समय हम पढ़ रहे थे ली शैटेलियर प्रिंसिपल, जिसमें 4 चीजें थी, कंसंट्रेशन थी, टेम्परेचर था, प्रेशर था, और इनर्ट गैस थी, ये भी हमने कर ली। तो बेसिकली इस चैप्टर के जो 7-8 टॉपिक थे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इट फिनिशेस द पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट हैं, वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें मेनली केपी केसी और ली शैटेलियर प्रिंसिपल था। अदर वन इज रियली बिग वन, आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का जिसे कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एसिड बेस आता है पहली हेडिंग, और इसमें मेन हेडिंग इसके बाद पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ या वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आएगा। फिलहाल अब अगली हेडिंग हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम होगी। केमिकल हमारा पूरा फिनिश हो गया है। एक आध बच्चे ने मुझे मैसेज करके कहा है दैट इज हमें चैप्टर पढ़ना है, व्हाट द चैप्टर नेम इज, गैसियस स्टेट का। बस एक आध बच्चे ने कहा है, बाकी ने नहीं। ठीक है, जिसने भी कहा है बेफिक्र रहो, वी विल arrange a session very soon.